हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूपी ट्रिपल दरोगा मुख्य परीक्षा 2023 के सिलेबस के अनुसार दिए गए चैप्टरों में आज 9वें चैप्टर जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण और COP27 सम्मेलन को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत फर्स्ट पार्ट में हम लोग आधे चैप्टर को कवर कर चुके थे। आज सेकेंड पार्ट में आधे जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको समाप्त करेंगे और अंत में इस पे आधारित बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्न जो दिए गए हैं उनको भी यहाँ पे करते चलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इसमें बचे हुए चैप्टरों को भी देखेंगे। इसमें हेडिंग है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशन है, जिसमें से 3 समन और 5 अनुकूलन से संबंधित है। तो इसमें जो 8 राष्ट्रीय मिशन है उनको देखेंगे, उनका उद्देश्य क्या था, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये जारी किया जाता है या संचालित किया जाता है वो भी देखेंगे। तो पहला इसमें है राष्ट्रीय सोलर मिशन। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का सृजन करना है, जिसे अब 100 गीगावाट कर दिया गया है। मंत्रालय जो है ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन। इसका उद्देश्य है ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करना एवं देश की ऊर्जा मांग की पूर्ति करना। विद्युत मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है, संचालित किया जाता है। अब तीसरा है राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन। भवनों में ऊर्जा बचत, सुधारों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है और ये जो संचालित होता है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा होता है। नेक्स्ट है हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन। इसका जो मुख्य विषय है या उद्देश्य है वो है हिमालय के हिमनदों और पर्वतीय पारितंत्र को बनाए रखने और उनके सुरक्षा हेतु प्रबंधन के उपाय करना, जो संचालित होता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। इसका उद्देश्य है अगले 10 वर्षों में वन वृक्ष क्षेत्रों में 5 मिलियन हेक्टेयर वृद्धि करना, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। इसका जो उद्देश्य है वो है सूखा प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन एवं कृषि अनुसंधान और ये संचालित होता है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीति। इनका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन की चुनौतियाँ और प्रतिक्रियाओं की पहचान करने के लिए रणनीतिक ज्ञान मिशन और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है या जारी होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके क्या पढ़ना है। ग्रीन हाउस गैस जो नया हेडिंग है, इसमें हरित गृह शीशे की दीवारों के बने भवन होते हैं। ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में हरित गृहों में पौधे उगाने का कार्य किया जाता है। बाहरी तापमान के निम्न रहने के कारण आंतरिक तापमान में वृद्धि होती रहती है। पृथ्वी भी हरित गृह की भांति कार्य करती है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखेंगे। पृथ्वी का वातावरण जिस तरह से सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की एक परत होती है। इन गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसें शामिल हैं। सूर्य द्वारा ऊष्मा लघु तरंगों के रूप में वातावरण में प्रवेश करता है। इसका कुछ भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित किया जाता है और कुछ परावर्तित हो जाता है। ये परावर्तित किरणें दीर्घ तरंगों, इंफ्रारेड तरंगों के रूप में वापस वातावरण में मौजूद कुछ गैसों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिससे कि पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है उसके कारण पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। यदि ग्रीन हाउस गैस से नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन नहीं होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम लोग उद्योगों और कृषि के जरिए जो गैसें वातावरण में छोड़ रहे हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में उत्सर्जन कहते हैं, उससे ग्रीन हाउस गैसों की परत मोटी होती जा रही है। ये परत अधिक ऊर्जा सोख रही है और धरती का तापमान बढ़ा रही है। इसे आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। आगे है ग्रीन हाउस गैस। ये चार्ट से आप लोग इसको देख सकते हो। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से भी इसको देख सकते हो। इनमें सबसे खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। कार्बन डाइऑक्साइड तब बनती है जब हम ईंधन जलाते हैं। जंगलों की कटाई ने इस समस्या को और बढ़ाया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे सोखते थे, मानवीय गतिविधियों से दूसरी ग्रीन हाउस गैसें मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का
उत्सर्जन भी बढ़ा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में इनकी मात्रा बहुत कम है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितनी मात्रा है इसका। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का आपका जो मात्रा है वो 67% है, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 17% है, और मीथेन जो है वो 11%, नाइट्रस ऑक्साइड जो है 8%, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य जो है वो है 3%, और फ्लोरिनेटेड गैसें जो हैं वो 1% हैं। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला कार्बन डाइऑक्साइड दिया है वो कोयले के इस्तेमाल से इतना 67% होता है, ठीक। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो जंगलों की कटाई और जैव ईंधन के कमी के कारण जो होता है जलाया जाता है, उसके अनुसार 17% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें 1750 में औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 30% से अधिक बढ़ा है। मीथेन का स्तर 140% से अधिक बढ़ा है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 8 लाख वर्षों के सर्वोच्च स्तर पर है। अब हेडिंग है तापमान बढ़ने के साक्ष्य। 19वीं सदी के तापमान के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 100 साल में पृथ्वी का औसत तापमान 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। इस तापमान का 0.6 डिग्री सेल्सियस तो पिछले 3 दशकों में ही बढ़ा है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में समुद्र के जल स्तर में वार्षिक 3 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। जलवायु परिवर्तन का असर मनुष्यों के साथ साथ वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर देखने को मिल सकता है। पेड़ पौधों पर फल समय से पहले लग जाते हैं और जानवर अपने क्षेत्रों से पलायन कर दूसरी जगह जा सकते हैं। नेक्स्ट है चौथा, गैसों की वास्तविक तापन क्षमता हेडिंग है। इसमें यह एक निश्चित समय अवधि में किसी गैस की CO2 के मुकाबले कुछ ताप अवशोषण क्षमता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसें। इसका अर्थ यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसें वायुमंडल को अधिक गर्म करती है, यद्यपि इनकी मात्रा CO2 की तुलना में कम होती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस जो मानवजन्य क्रियाओं एवं मानव निर्मित गैसें हैं कि वायुमंडल को गर्म करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, हालांकि इसका उत्सर्जन अल्प मात्रा में ही होता है। नेक्स्ट हेडिंग है मानव का ग्रीन हाउस गैसों में योगदान। कोयला, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन आदि का प्रयोग करना, अधिक भूमि की चाहत में पेड़ों की काटना, अपघटित न हो सकने वाले सामान एवं प्लास्टिक का अधिकाधिक उपयोग करना, खेती में उर्वरक और कीटनाशकों का अधिकाधिक प्रयोग करना, ये मानव का ग्रीन हाउस गैसों में योगदान है। इस तरह से योगदान मनुष्यों द्वारा दिया जा रहा है। चलिए आगे है ग्लोबल वार्मिंग रोकने के उपाय। कौन कौन से उपाय हैं उनको एक एक करके देखेंगे। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से CFC गैसों का उत्सर्जन रोकना होगा और इसके लिए फ्रिज, एयर कंडीशनर और दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा या ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिससे CFC गैसें कम निकलती हैं। औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं हानिकारक है और इनसे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी बढ़ाता है। इन इकाइयों में प्रदूषण रोकने के उपाय करने होंगे। वाहनों में से निकलने वाले धुएं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। उद्योगों और खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने की कोशिश करनी होगी और प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी और जंगलों के संरक्षण पर बल देना होगा। अच्छे ऊर्जा के उपायों पर ध्यान देना होगा, यानी अगर कोयले से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा और पनबिजली पर ध्यान दिया जाए तो वातावरण को गर्म करने वाली गैसों पर नियंत्रण पाया जा सकता है तथा साथ ही जंगलों में आग लगने पर रोक लगानी होगी। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप हेडिंग है। इसके अंतर्गत देखेंगे यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। UNFCCC का गठन वर्ष 1994 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को स्थिर करने और पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए किया गया था। COP सदस्य वर्ष 1995 से प्रत्येक वर्ष मिलते हैं। पहला COP सम्मेलन 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था। इसमें पहला है
पार्टियों का सम्मेलन 27 कोप 27, इसमें एक एक पॉइंट करके देखेंगे। कोप 27 का आयोजन UNFCCC की 30वीं वर्षगांठ पर मिस्र के शहर शर्म अल शेख में 6 से 20 नवंबर 2022 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन को प्रमुख संकट मानते हुए वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के साथ साथ क्षति के समाधान को आधिकारिक तौर पर एजेंडे में शामिल किया गया। इसका प्रमुख केंद्र बिंदु जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न गंभीर परिणाम रहा। कोप 27 में भागीदार रहे विश्व के प्रमुख राष्ट्रों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाने पर सहमति बनी। इसमें हेडिंग है पॉइंट है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कोप 27 ने कमजोर देशों को लॉस एंड डैमेज के तहत वित्तपोषण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कोप 27 में विकासशील देशों में जलवायु प्रौद्योगिकी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक नया पंचवर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। समन्वय, महत्वाकांक्षा और क्रियान्वयन को तत्काल बढ़ाने के उद्देश्य से एक समन्वय कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगे है हेडिंग नहीं पॉइंट है, हेडिंग आ रहा है बार बार। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 27 में प्रतिनिधियों में पेरिस समझौते के तहत महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए पहले वैश्विक स्टॉकटेक की दूसरी तकनीकी वार्ता की। अगले साल कोप 28 में स्टॉकटेक के समापन से पहले वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा के तहत 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील समुदायों में रहने वाले 4 अरब लोगों के लिए लचीलापन बढ़ाने हेतु 30 अनुकूलन परिणामों की रूपरेखा तैयार करना है। जलवायु परिवर्तन समस्या और संभावित समाधानों दोनों के रूप में जल के महत्व को प्रतिबिंबित करने हेतु जल अनुकूलन और लचीलापन पहल पर कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्बन क्रेडिट उत्पादन के विकास हेतु एवं अफ्रीका में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल शुरू की गई है। अब हेडिंग है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। कम उत्सर्जन और नवीकरण ऊर्जा को बढ़ते उपयोग के कारण भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 63 में से 8वें स्थान पर पहुंच गया है। पर्यावरण रिपोर्ट गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रकाशित की गई थी जो यूरोपीय संघ और 59 देशों के जलवायु प्रदर्शन को आंकते हैं, जो दुनिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 92% से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की रैंकिंग इस बात पर आधारित है कि देश 2023 तक अपने उत्सर्जन को आधा करने के लिए कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को पहुंच के भीतर रखने और खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आवश्यक पहलू है। रिपोर्ट पहले 3 स्थानों को खाली छोड़ देती है क्योंकि किसी भी देश ने समग्र रूप से उच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिए सभी सूचकांक श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। यह डेनमार्क को चौथे स्थान पर रखता है। इसके बाद स्वीडन और चिली का स्थान है। भारत ने GHG उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों में उच्च रेटिंग प्राप्त की, जबकि इसे जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा वर्गों में मध्यम रेटिंग प्राप्त हुई है। चीन, जो अब दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है, इस साल के CCPI में 13 स्थान गिरकर 51वें स्थान पर आ गया और नए कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों की योजनाओं के कारण समग्र रूप से बहुत कम रेटिंग प्राप्त की। अमेरिका 3 पायदान ऊपर चढ़कर 92वें स्थान पर पहुंच गया। ईरान 63वां, सऊदी अरब 62वां और कजाकिस्तान 61वां का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने 2030 उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने के सही दिशा में है, जो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे के परिदृश्य के अनुकूल है। हालांकि अक्षय ऊर्जा मार्ग 2030 लक्ष्य के लिए सही दिशा की ओर है। पिछले CCPI के बाद से भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को अपडेट किया है और 2070 के लिए नेट शून्य लक्ष्य की घोषणा की है। नेट शून्य का अर्थ है वातावरण में डाली गई ग्रीनहाउस गैसों निकाली गई ग्रीनहाउस गैसों के बीच संतुलित हासिल करना। NDC पेरिस समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक
सीमित करने की राष्ट्रीय योजना है। भारत ने अपने अद्यतन एनडीसी जारी किए और अब 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पादन की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका लक्ष्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता हासिल करना है। यह एनडीसी वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के वितरण पर निर्भर है। आगे है, इनमें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन संधियां एक दृष्टि में। इनके अंतर्गत जो भी सम्मेलन और संधियां हुई हैं उनको यहाँ पे एक एक करके देखेंगे और किस वर्ष में और उनका जो विशिष्ट तथ्य था उनको भी यहाँ कवर करेंगे। तो पहला है स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन, ये हुआ था 1972 में और इसका जो उद्देश्य था वो है इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की स्थापना हुई। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित हुआ। दूसरा है हेलसिंकी सम्मेलन फिनलैंड, इनका जो सम्मेलन हुआ था 1974 में हुआ था और इनका उद्देश्य था या विशिष्ट तथ्य था वो सामूहिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। तीसरा है लंदन सम्मेलन, ये हुआ था 1975 में और इनका जो उद्देश्य था वो समुद्री कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध था। और चौथा इसका यूरोपीय वन्य जीव वह प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन, तो ये हुआ था 1979 में और इसका जो तथ्य है वो है प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, पांचवा है वियना सम्मेलन। ठीक, इसमें ये हुआ था 1985 में और इसका जो उद्देश्य था वो ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता। अब छठा जो है वो है मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा, ये हुआ था 1987 में और इसका जो विशिष्ट तथ्य है वो है ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और 16 सितंबर 1987 को हुआ था। परिणामतः 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। आगे है 7वां, एक मिनट, इस सेशन में बस इतना ही आज देखेंगे। अब इसी का थर्ड पार्ट आएगा जिसमें सारे बहुविकल्पी प्रश्न लेके और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जितनी हैं वो सारे कवर कर दिए जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा। अगर पसंद अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।